नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रोफाइल और उसके डेटा एनालिसिस से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में वर्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जनरली ये देखा जा रहा है कि आजकल स्टूडेंट चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, उस फील्ड का जो बेसिक है उसको वो थोड़ा ओवरलुक कर जाते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनको रिफ्रेश करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम अपनी लाइफ को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, उसी तरीके से बैक्टीरियल लाइफ साइकिल को भी हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आज के लेक्चर में हम और अच्छे से समझेंगे। तो जो कंटेंट आज हम कवर करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ग्रोथ फेजेस, ग्रोथ रेट एंड जनरेशन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बैक्टीरियल की जो ग्रोथ प्रोफाइल है या ग्रोथ काइनेटिक है, ये स्टडी करने की जरूरत क्यों है? बैक्टीरिया का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है ये हम सबको पता है। नंबर ऑफ फील्ड्स में बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से कुछ फील्ड आपके साथ शेयर करते हैं। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फंडामेंटल रिसर्च, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस एंड फूड सेक्टर। अब अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो अगर किसी पैथोजन का जो ग्रोथ पैटर्न है वो हमें अच्छे से पता हो, देन वी कैन इम्प्रूव आवर अप्रोच टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर डिजीज। इसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट जो कि हमें माइक्रोब से मिल रहा है, अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होंगी? सबसे पहली चीज हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम यील्ड चाहिए विद इन लेस टाइम। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? जो भी हमारा प्रोड्यूसर स्ट्रेन है उसकी ग्रोथ प्रोफाइल स्टडी करनी होगी, यानी कि उसकी जो ग्रोथ कंडीशन है उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड ग्रोथ कंडीशन में ही वो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमको देगा, फिर चाहे वो प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट हो या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो। तो इसी तरीके से हर फील्ड में, किसी भी फील्ड की आप बात करोगे, वहां पे जो भी माइक्रोब आपका यूज हो रहा होगा उसकी ग्रोथ प्रोफाइल की नॉलेज के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए इसी के साथ हम अपना ग्रोथ और ग्रोथ प्रोफाइल की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन अ गिवन पॉपुलेशन। अब ग्रोथ को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ को ग्रोथ कर्व से। ग्रोथ कर्व क्या है? ग्रोथ कर्व इज अ ग्राफ दैट शोज हाउ बायोमास और नंबर ऑफ माइक्रोब चेंजेस ओवर टाइम। यहाँ पे जो कर्व हम दिखा रहे हैं वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया और टाइम के बीच में है। अब ये हमने पहले ही कहा है कि बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल है उसको डिफरेंट फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो फेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट है लैग फेज, सेकंड है लॉग फेज, थर्ड है स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ है डिक्लाइन फेज या फिर डेथ फेज। अब यहाँ पे पिक्चर से ही पता चल रहा है कि लैग फेज में क्या है? नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कांस्टेंट है, जबकि लॉग फेज में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं। स्टेशनरी फेज में नंबर ऑफ सेल्स मेंटेन है और डेथ फेज में नंबर ऑफ सेल कम हो रही है। यहाँ पे जो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व है वो आपका किससे रिलेट कर रहा है? लाइव सेल से, जो उस पॉपुलेशन में है। सेकेंड थिंग, जो डिफरेंट ग्रोथ फेजेस हैं वो उस फेज में जो सेल्स की फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसको डिपेक्ट करते हैं। अब इन फेजेस को हम वन बाय वन टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा लैग फेज। लैग फेज को हम एडेप्टेशन पीरियड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में बैक्टीरिया हमारा जिस एनवायरनमेंट में उसको डाला गया है उसके लिए वो एडजस्ट कर रहा है। एनवायरनमेंट हमारा क्या होगा?
टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हुए, या फिर पीएच हुआ, ये जो कंडीशन है जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो करेगा, वो उसका एनवायरमेंट हुआ। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, यानी जो हमारा इनोकुलम था, उस इनोकुलम में जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, लगभग उतने ही नंबर ऑफ सेल्स हमारे मेंटेन रहते हैं। और बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर ग्रोथ की। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बैक्टीरिया इस टाइम पीरियड में सिंथेसाइज कर रहा है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम, जो कि उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को यूज करने में हेल्पफुल होंगे। देन ड्यूरेशन, लैग पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो आपका वेरी करता है, स्ट्रेन टू स्ट्रेन वेरी करेगा, और अगर हमारा स्ट्रेन सेम होगा तो भी हमारा लैग पीरियड वेरी कर सकता है। कैसे? सपोज एक कल्चर आप लो, उसको इनोकुलेट करो स्पोर से, और दूसरा कल्चर लो, उसको इनोकुलेट करो आप जो एक्टिव सेल्स हैं उनसे। तो जो स्पोर से आप इनोकुलेट कर रहे होगे, वहां पे स्पोर्स को एक्टिव सेल में आने में टाइम लगेगा, तो लैग पीरियड हमारा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जहां पे इनोकुलम हमारा एक्टिव सेल्स है। तो ये आपका हो गया लैग फेज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज, जो कि है हमारा लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग फेज में सेल डिवीजन बहुत ही रैपिड होते हैं, और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जाता है विद मैक्सिमम रेट। इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी डबल होती जा रही है, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे डबल होती जा रही है। देन ऑप्टिमम कंडीशंस मिल रही हैं इस वक्त ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया को, यानी कि न्यूट्रिएंट जो है वो भी मैक्सिमम अमाउंट में है, टेम्परेचर भी आइडियल होगा, पीएच भी आइडियल होगा। तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी उसकी हाई होती है। इसी वजह से अगर आप कभी सैंपल लें, तो लैग फेज का जो आपका सैंपल होगा बैक्टीरियल ग्रोथ का, और लॉग फेज का जो सैंपल होगा, उसमें टर्बिडिटी ज्यादा मिल रही है अगर हम ओडी के बेस पे कंपेयर कर रहे हैं तो। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो लॉग फेज में, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ज्यादा होंगी, इसलिए मीडिया आपका ज्यादा टर्बिड दिखेगा। लॉग फेज के बाद आपका आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में जो रेट ऑफ सेल डिवीजन होगा वो इक्वल होता है रेट ऑफ सेल डेथ के। इस वजह से जो ओवरऑल पॉपुलेशन साइज होगा, पॉपुलेशन साइज स्टेबल होता है, नंबर ऑफ सेल्स हमारी स्टेबल होती हैं, तो एक प्लेट्यू देखने को मिलता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इस स्टेज पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो काफी कम हो चुके होते हैं, क्योंकि लॉग फेज में अ, जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन होती है उसने न्यूट्रिएंट को काफी यूटिलाइज कर लिया होता है। देन जो अब जो उनको कंडीशन मिल रही है, जिस कंडीशन में न्यूट्रिएंट भी कम है, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो चुके हैं जो कि हो सकता है बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हो, तो एक स्ट्रेस की कंडीशन मिल रही है जिसके रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया को सरवाइव कर। देन हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इस स्टेज में बैक्टीरिया की स्लो डाउन हो चुकी होती है। लास्ट फेज आता है आपका डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। इस फेज में बैक्टीरिया का जो डेथ रेट है वो आपका ज्यादा हो जाता है बैक्टीरिया के सेल डिवीजन रेट से। इस वजह से ओवरऑल जो नंबर ऑफ सेल्स है उनमें डिक्रीज दिखाई देता है। बात करें अगर एनवायरमेंट की, तो क्योंकि न्यूट्रिएंट कम हो चुका है, वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो चुके हैं, तो बैक्टीरिया के लिए एक तरीके से एनवायरमेंट इतना सुटेबल नहीं होता है, तो टॉक्सिक एनवायरमेंट हम कह सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, जैसे उसका सेल साइज थोड़ा श्रिंक कर जाता है। तो ये कुछ चेंजेस ग्रोथ फेज में देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं ग्रोथ की, यानी कि हम यहां से बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव ग्रोथ की। अभी तक हमने देखा कि हाँ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे थे, टेबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन कितने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, कितने सेल्स बढ़े, यहाँ पे ये कैसे पता करेंगे? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये हम सबको पता है कि बैक्टीरिया में जो ग्रोथ है वो बेसिकली बाइनरी फिजन जिसको हम कह रहे हैं उसके थ्रू होता है। बाइनरी फिजन में क्या है, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम कहें कि जिस टाइम पे किसी कल्चर को हम इनोकुलेट कर रहे हैं, वहां पे वो जो जनरेशन हम लेंगे, 0 जनरेशन, और उसके बाद जिस तरीके से सेल डिवीजन होता जाएगा, जनरेशन्स आपके इंक्रीज करते जाएंगे। 0 जनरेशन पे सपोज हमने कल्चर को सिंगल बैक्टीरियल सेल से इनोकुलेट किया, तो सिंगल बैक्टीरियल सेल से जब इनोकुलेट कर रहे हैं तो सेल डिवीजन जो हुआ, बाइनरी फिजन, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स हमारी इंक्रीज कर रही हैं। अगर इन नंबर्स को हम 2 की पावर में लिखें तो हम क्या कह सकते हैं? 4 हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। इसी तरीके से 8 को हम 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सपोज टी टाइम के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स हमारे होंगे वो क्या होंगे? इनिशियल हमने जहां से स्टार्टिंग की थी नंबर ऑफ सेल से, 1 into 2 की पावर n, यानी जितनी जनरेशन के बाद हम टोटल नंबर ऑफ सेल को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक्चुअल में तो हमने जब इनोकुलेट किया उसमें 1 सेल तो होगी नहीं, कुछ नंबर ऑफ सेल्स तो होंगी। सपोज वो नंबर ऑफ सेल्स क्या है? n0। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि किसी टाइम पीरियड पे एन टी, जो टोटल नंबर ऑफ सेल होंगी वो कितनी होंगी? इनिशियल जो आपकी सेल्स थी 0 जनरेशन पे जब हमने उसको इनोकुलेट किया, तो इनोकुलम में कितनी सेल्स थी? n0 इंटू 2 to the power n, यानी n जनरेशन के बाद हमें ये कैलकुलेट करना है। अब अगर इसका हम लॉग ले लें तो लॉग वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? लॉग n इज इक्वल टू लॉग n0 प्लस n log 2। अब यहाँ पे जो n है, n हमारा क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। n को कैलकुलेट करेंगे तो यानी कि n0 log n0 हमारा इक्वल के नेक्स्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ओवरऑल ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? n इज इक्वल टू log n माइनस log n0 अपॉन log। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। अब वो अगर हम यहाँ पे रख दें तो 1/0.3010, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा n इक्वल टू 3.3 log n माइनस log n। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेस पे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। सेकेंड थिंग आती है आपकी ग्रोथ के बाद, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट यानी कि ग्रोथ काइनेटिक हम पढ़ रहे हैं। ग्रोथ काइनेटिक क्या हुई? ग्रोथ काइनेटिक इज द स्टडी ऑफ रेट एट विच बैक्टीरिया ग्रो अंडर सर्टेन कंडीशन। अब क्या है ग्रोथ रेट? क्या होगा? ग्रोथ रेट इज द रेट एट विच बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेस ओवर टाइम। अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे भाई? डिवीजन के टर्म में एक्सप्रेस करें, नंबर ऑफ डिवीजन पर यूनिट टाइम या फिर नंबर ऑफ जनरेशन पर आर। तो अगर हम नंबर ऑफ सेल्स को लेके करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? dn/dt इज इक्वल टू के एन। यहाँ पे n क्या है? n बता रहा है हमारा नंबर ऑफ सेल्स। k क्या है? k इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट जिसकी यूनिट क्या होगी? आर इनवर्स। देन t क्या हुआ हमारा? टाइम। अब हम ये कह सकते हैं
कि ड्यूरिंग बैलेंस्ड ग्रोथ माइक्रोब किस तरीके से बिहेव करता है, बिहेव लाइक अ ऑटो कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो ग्रोथ रेट होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सेलुलर बायोमास के। तो अभी जो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है नंबर ऑफ सेल को लेके, वही इक्वेशन हम बायोमास के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू एक्स। और ये जो म्यू है, म्यू हमारा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, और एक्स क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज द रेट at which cell biomass increases per unit of biomass concentration, यानी कि mu इक्वल टू dx by dt एंड 1 by x। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एट लास्ट हमको क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे अगर हम नेचुरल लॉग ले लें, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ln एक्स टी इज इक्वल टू ln एक्स नॉट प्लस म्यू टी। ये इक्वेशन जो है, ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके जैसी ही है। यानी कि अगर हम ln एक्स टी, ये हमारा y हो गया, और टाइम हमारा क्या हो गया, x, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। और उस कंडीशन में इंटरसेप्ट हमारा क्या हुआ, ln एक्स नॉट हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, और म्यू क्या होगा, म्यू हमारा स्लोप हो जाएगा। ओके, अब यहां से जो म्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू यानी कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू इक्वल टू ln एक्स टी माइनस ln एक्स नॉट अपॉन टी। और अगर इसी को हम नंबर ऑफ सेल के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू ln एन टी माइनस ln एन नॉट अपॉन टी। अब बात करते हैं जनरेशन टाइम की। जनरेशन टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ बैक्टीरियल सेल टू डिवाइड एंड डबल इट्स पॉपुलेशन इन अ नंबर ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे जो जनरेशन टाइम है, जनरेशन टाइम में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जस्ट डबल हो रही है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि एन टी क्या होगा हमारा, जो एन नॉट है उसका जस्ट डबल होगा। अब अभी हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर म्यू टी, या फिर नंबर ऑफ सेल के फॉर्म में एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू म्यू की पावर, सॉरी ई की पावर म्यू टी। अब इसी चीज को हम देखें, जो ग्रोथ की इक्वेशन है उसमें अगर हम पुट कर दें यहाँ पे एन टी क्या है, 2n0, बस यही वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी तो इक्वेशन आपकी क्या हो गई, 2n0 इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर म्यू टी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू ई की पावर म्यू टी। यहाँ पे इसका अगर हम नेचुरल लॉग ले लें तो ये हो गया हमारा ln2 इक्वल टू म्यू टी। यहाँ पे टाइम जो है, जनरेशन टाइम, वो कैलकुलेट हो सकता है इस इक्वेशन से, ln2 अपॉन म्यू। ln क्या है, नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को जब आप लॉग में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज जो कि जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं अपनी कैलकुलेशंस में,
तो ये याद रखिएगा कि ln को नेचुरल लॉग को अगर लॉग में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर। सेकेंड थिंग, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। अब ये चीज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टी की वैल्यू क्या हो गई? 0.693 अपॉन म्यू। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है जिसके बेस पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में ना। अब देखते हैं, ग्रोथ रेट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द जनरेशन टाइम। दोनों चीजें एक तरीके से अपोजिट होती हैं। जनरेशन टाइम जितना शॉर्ट होगा और ग्रोथ रेट उतनी ही हाई होगी। और जनरेशन टाइम आपका वेरी करेगा, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करेगा। इवन सेम बैक्टीरिया अगर डिफरेंट ग्रोथ कंडीशन में ग्रो कराया जाए तब भी जनरेशन टाइम आपका वेरी करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। जैसे आपका इकोलाई है, इसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का 30 मिनट, या स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीशीज का 20 आवर्स के आसपास, 12 to 20 आवर। यहाँ पे ये जो डेटा है ये ग्रोथ कंडीशन पे कि किस न्यूट्रिएंट को कौन सा कार्बन सोर्स है इन सब पे डिपेंड कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस देखी हैं वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाए हम। तो सपोज ये एक न्यूमेरिकल है। इन अ बैक्टीरियल कल्चर अ सैंपल इज टेकन इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जब सैंपल लिया गया उसको एनालाइज किया तो हमें कितने सेल्स मिले? 1000 सेल्स पर ml। इसी तरीके से इवनिंग में सेकेंड सैंपल जो हमने लिया उसमें हमको नंबर ऑफ सेल्स कितने थे? 10,000 सेल्स पर ml। कैलकुलेट क्या करना है? जनरेशन टाइम। कैसे कैलकुलेट करेंगे जनरेशन टाइम? टोटल हमारा जो टाइम लगा है और नंबर ऑफ जनरेशन हमारी कितनी है। एक चीज क्लियर है, यहाँ पे टी क्या है? ये आपका हो गया जनरेशन टाइम। ये आपका ओवरऑल जो टाइम इंटरवल है दो मेजरमेंट जो हमने लिए हैं उसके बीच में, यानी कि 10 AM और 8 PM के बीच में। और एन क्या है? एन हमारा नंबर ऑफ जनरेशन है जो इस टाइम पीरियड में हुए हैं। अब एन हमने कैसे कैलकुलेट किया था? एन कैलकुलेट किया था, एन इज इक्वल टू लॉग एन टी, यानी एन टी माइनस लॉग एन नॉट अपॉन लॉग 2। एन टी क्या हो गया? एन टी हमारा फाइनल वाला सेल नंबर हो गया जो सेकंड मेजरमेंट में आया, जो कि 10,000 है। एन नॉट क्या हुआ? इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स हो गए जो कि कितने दिए गए हैं? 1000 दिए गए हैं। और ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में आप रख दें तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? एन इक्वल टू लॉग 10,000 माइनस लॉग 1000 अपॉन लॉग 2। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁴। 10,000 को हम ये तो लिख ही सकते हैं 10⁴। इसी तरीके से 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁵। तो यानी इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 log 10 माइनस 3 log 10। और log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। और इसको, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.32। ये थी हमारी टोटल नंबर ऑफ जनरेशंस। अब इस जनरेशन को अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दें और टाइम हम अपना देख लें तो जनरेशन टाइम हमको मिल जाएगा। तो जनरेशन टाइम हमारा क्या हो गया? T/N, यानी कि 10/3.32। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतने आर हमारा जनरेशन टाइम हो गया। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों।
तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।